Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. Students, today we will discuss the part 2 of words often confused or misused. पेपर 4 इंग्लिश सेक्शन आरएएस मेंस। पार्ट 1 में हमने बहुत से वर्ड डिस्कस किए जिसमें वो सारे वर्ड इंक्लूडेड थे जो आरपीएससी ने अभी तक पेपर 4 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे हैं। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी और पीडीएफ से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया होगा। पार्ट 2 में हम जो बाकी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज एपैथी और एंटीपैथी। एपैथी और एंटीपैथी, इन दोनों में से आपको चूज करना है कि करेक्ट वर्ड क्या होगा इस सेंटेंस के लिए। सो लेट्स रीड द सेंटेंस। हर एपैथी एंटीपैथी टुवर्ड्स द पर्सनल proposed change was evident. Proposed change was evident, though her antipathy और apathy was more personal than professional. तो यहां आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आधा नंबर का ये होगा और आधा नंबर का ये होगा, तो एक ही सेंटेंस में आपको दो वर्ड चूज करने होंगे। तो यहां इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए अपैथी क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है नो फीलिंग और केयर एट ऑल, किसी तरह की कोई फीलिंग ना हो, मतलब उदासीनता, रुचि या भावना की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। कई बार आपने ये पढ़ा होगा कि जो वोटर्स की अपैथी है ये सबसे बड़ा चिंता का कारण है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। द अपैथी ऑफ वोटर्स इज मेजर कंसर्न इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। तो यहाँ पे उदासीनता है, जाते नहीं वोटिंग करने के लिए। और एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक या अवर्जन, मतलब किसी चीज को नापसंद करना, घोर विरोध करना। या इसे आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एपैथी का मतलब होता है नो फीलिंग एट ऑल और एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग। अब ये दोनों चीजें समझने के बाद आप डिसाइड करें कि यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएटली सूट होता है इस सेंटेंस में। हर अपैथी एंटीपैथी टुवर्ड्स द प्रपोज्ड चेंज। हर एंटीपैथी deep seated feeling of dislike, her antipathy towards the proposed change was evident. जो भी चेंज आता है उसको डिसलाइक करती है, ये क्लियर है। दो हर एंटीपैथी वॉज मोर पर्सनल देन प्रोफेशनल, तो उसकी जो ये एंटीपैथी है, एंटीपैथी यहां भी यही वर्ड यूज होगा, जो इसकी फीलिंग ऑफ डिसलाइक है वॉज मोर पर्सनल देन प्रोफेशनल। पर्सनल है, ये प्रोफेशनल नहीं है, वो पर्सनली ही किसी चीज को डिसलाइक करती है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह एक ही वर्ड आएगा, एंटीपैथी। सो एंटीपैथी इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग। इसे आप सेंटेंस में इस तरह से यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को, एंटीपैथी को, दैट द एक्टिविस्ट एक्सप्रेस्ड ओपन एंटीपैथी टुवर्ड्स करप्शन। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज द डिप्लोमेट्स एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल नेचर हेल्प रिजोल्व द एमिएबल और एमिकेबल dispute between the nations peacefully. Disputes between the nations peacefully. अब ये जो वर्ड है एमिकेबल, ये आपने जुडिशरी के टाइम या एडीआर मैकेनिज्म या लोक अदालत या नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इनमें कई बार सुना होगा। एमिकेबल का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस और पीस, मतलब विन विन सिचुएशन। जब दो पार्टीज के बीच में एमिकेबल रेजोल्यूशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही पार्टी में से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, दोनों की जीत है। एक रेजोल्यूशन इस तरीके से, दे अराइव्ड एट ए रेजोल्यूशन इन अ वे दैट बेनिफिट्स बोथ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये होता है एमिकेबल। और एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट, फ्रेंडली और प्लीजेंट। सौम्य स्वभाव वाला, ही इज नोन फॉर हिज एमिएबल नेचर एंड काम demeanor, मतलब उसका नेचर मिलनसार है, सौम्य स्वभाव वाला है, दिस इज एमिएबल। ठीक है। और ये है बिल्कुल फ्रेंडलीनेस और पीसफुल तरीके से किसी एग्रीमेंट पे आना, एमिकेबल। तो अब डिसाइड करो इसमें से क्या वर्ड होगा दोनों जगह पे। द डिप्लोमेट्स एमिएबल और एमिकेबल नेचर, तो नेचर क्या है? एमिएबल है, मतलब फ्रेंडली नेचर है, सौहार्द, मिलनसार, सौम्य स्वभाव वाला है। हेल्प्ड रिजोल्व द एमिकेबल डिस्प्यूट बिटवीन द नेशंस पीसफुली। यहां पे डिस्प्यूट किस तरह से सोल्व करना है? एमिकेबल तरीके से, मतलब फ्रेंडलीनेस और पीस के साथ में। तो यहां जो वर्ड होगा फर्स्ट में, पहले में जो वर्ड यूज किया जाएगा वो है एमिएबल। सो दिस इज द राइट वर्ड एट दिस प्लेस, एंड एमिकेबल इज द राइट वर्ड विच सूट्स द सेंटेंस एट दिस पोजिशन।
फर्स्ट इज एमिएबल, सेकंड इज एमिकेबल. Then we have a sentence which reads like, she is particularly adept at analyzing complex data, and she always knows how to adapt to any changing circumstances. अब यहाँ पे केवल एक स्पेलिंग का डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले में ई आ रहा है और दूसरे में ए आ रहा है. यहाँ पे एक एक में ई है, दूसरे में ए है. नाउ लेट्स एज्यूम कि आपको इन दोनों के अंदर एग्जैक्ट मीनिंग का क्या डिफरेंस है वो नहीं पता. तो आप सेंटेंस को फिर से पढ़ के देखेंगे तो एटलीस्ट इन दोनों में से एक तो सही कर देंगे. एडेप्ट का मतलब आपको पता है, एडेप्ट करना. एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? टू एडजस्ट और मॉडिफाई टू फिट इन अ न्यू कंडीशन और एनवायरनमेंट. मतलब ढालना अपने आप को या अनुकूल बना देना उससे रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट है, वेदर है. तो ये तो होता है एडेप्ट. ये आपको पता रहेगा. टू एनी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, शी, इसको यहां से ऐसा देखो कि दूसरा सेंटेंस है. शी ऑलवेज नोज हाउ टू अडेप्ट टू एनी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. कोई भी सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आता है तो वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेती है, एडजस्ट कर लेती है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला ठीक होगा, ADAPT. अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक चीज सही होगा तो दूसरी जगह ये नहीं होगा. दोनों में से हो सकता है दोनों ही जगह एक ही वर्ड सही हो. तो इसलिए आपको ये अजम्पशन तो बिल्कुल नहीं लगाना कि एक एक जगह सही होगा तो दूसरा भी वहीं सही होगा. अब आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है सेंटेंस का. शी इज पर्टिकुलरली एडेप्ट एडेप्ट एट एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा. इस एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड और प्रोफिशिएंट. वेरी स्किलफुल और प्रोफिशिएंट एट समथिंग. दक्ष, कुशल. तो यहाँ ये अडेप्ट नहीं हो सकता. यहाँ जो कुशलता की बात हो रही है, सी इज पर्टिकुलरली कुशल एट एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा. कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने की उसके अंदर स्किल है. तो यहाँ पे ये वर्ड सही होगा. सो द राइट वर्ड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस इज adept, and for the second half it is adept. This is how you should approach such questions. It was not his intention to discover or invent the wheel again, but he did discover a new method of construction. पहिया वापस से डिस्कवर या इन्वेंट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट उसने कंस्ट्रक्शन का एक नया मेथड डिस्कवर और इन्वेंट कर लिया. अब ये दोनों वर्ड ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज होते रहते हैं कि डिस्कवरी क्या है और इन्वेंशन क्या है. डिस्कवर मतलब किसी चीज, कोई ऑलरेडी कुछ था उसके ऊपर एक कवर लग रहा था, आपने कवर हटा दिया. डिस्कवर मतलब टू फाइंड समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट वाज प्रीवियसली अननोन. पहले उसको जानते नहीं थे, आपने उसका कवर हटा दिया, डिस्कवर कर दिया उसको. और इन्वेंट का मतलब होता है एंटायरली न्यू, टू क्रिएट समथिंग एंटायरली न्यू. अब इसको पढ़ के आप बताओ कि इसमें क्या सही होगा. इट वॉज नॉट हिज इंटेंशन टू डिस्कवर द व्हील अगेन. डिस्कवर द, तो व्हील डिस्कवर थोड़ी हुआ था, व्हील तो इन्वेंट हुआ था. व्हील वॉज इन्वेंटेड, तो यहां पे आएगा इन्वेंट. बट ही डिड डिस्कवर ए न्यू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो यहां जो राइट वर्ड होगा वो होगा डिस्कवर. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, invent is the correct word to be used, and for the second half discover is more appropriate than invent. Then we have, they agreed to compare, contrast the two approaches in order to better understand their differences. दो अप्रोच को अच्छी तरह से समझने के लिए वो इस बात पे सहमत हुए कि इनको कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट करें. अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक कंपेयर है, एक कॉन्ट्रास्ट है. ये दोनों भी देखने में एक जैसे लगते हैं. अब कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट में क्या फर्क होता है? कंपेयर जब लिखा रहता है तो कंपेयर का मतलब है टू एग्जामिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. यहाँ पे तुलना होलिस्टिक होती है, उसके अंदर क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं, दोनों चीजों को देखा जाता है. और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है फोकस ओनली ऑन डिफरेंसेस और टू हाईलाइट द डिफरेंसेस. विरोधाभास देखा जाता है, यहाँ पे विरोध क्या है, अंतर क्या है दोनों के अंदर. और कंपेयर के अंदर क्या देखा जाता है? सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, समानताएं, विभिन्नता, ये दोनों चीजें देखी जाती है. तो यहाँ पे दे एग्री टू कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट टू अप्रोचेस इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. यहाँ पे केवल डिफरेंसेस की बात हो रही है. सो द राइट वर्ड इज कॉन्ट्रास्ट. So the next sentence is, she chose to refrain from participating in the discussion to avoid making unnecessary comments.
यहां दो वर्ड हैं, एब्सटेन और रिफ्रेन। सुनने में देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, बट इनके मीनिंग में काफी डिफरेंस है। देखिए, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, अलग रहना, मतलब डेलिबरेट चोज नॉट टू डू समथिंग। मतलब जो आपको इम्प्रॉपर या अनहेल्दी लगता हो, या वोटिंग के लिए इसको यूज करते हैं कि द एमपी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग समथिंग। और रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को रोकना, सेल्फ कंट्रोल की बात होती है रिफ्रेन में, टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग वन वॉन्ट्स टू डू, बट सेल्फ कंट्रोल के कारण वो नहीं करता है। टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इस सेंटेंस को समझ के इसका सेंस समझो। She chose to abstain, refrain from participating in the discussion to avoid making unnecessary comments। मतलब वो जाना तो चाहती है, बट उसको पता है कि जाऊंगी तो unnecessary comments होंगे, इसलिए उसने वहां जाने से रिफ्रेन किया, मतलब अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल शो किया, वो अपने आप को रोका। तो यहां पे जो राइट वर्ड है वो होगा रिफ्रेन। देन वी हैव द रूम रिमेन्ड वैकेंट और एम्प्टी फॉर मंथ्स। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, वैकेंट और एम्प्टी। ये भी सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट इनके भी मीनिंग में डिफरेंस है। फॉर मंथ्स एज नो वन वॉज विलिंग टू लीज इट। इस पार्ट की वजह से यहां डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। देखिए, वैकेंट का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड और अनयूज्ड। ये भी आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सेंस में सुनते होंगे, दैट सीट इज वैकेंट। या कोई और ऑफिस के बारे में सुनते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस इज वैकेंट, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेंट। वैकेंट जनरली यूज होता है किसी पोजीशन के लिए, किसी सीट के लिए। इसका मतलब अनऑक्यूपाइड, मतलब वहां पे कोई आना तो चाहिए, बट वो अभी अनऑक्यूपाइड है। और एम्प्टी का मतलब होता है कंटेनिंग नथिंग, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जो खाली हो। या किसी बर्तन के लिए आप कहते हैं, ये रूम के लिए भी कह सकते हैं, जो रूम यहाँ यूज किया गया है। बट यहां आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि नो वन वॉज विलिंग टू लीज इट, मतलब इट इज इंटेंडेड टू बी सेट ऑन लीज, बट यहां कोई आना नहीं चाहता, इसलिए ये खाली है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा वैकेंट। द रूम रिमेन्ड वैकेंट। तो यहां कोई आ जाएगा तो ये भर जाएगा। एट दिस पर्टिकुलर टाइम इट इज वैकेंट एंड अनऑक्यूपाइड। तो यहां जो राइट वर्ड होगा वो वैकेंट होगा, एम्प्टी नहीं होगा। रूम के साथ एम्प्टी भी आ सकता है अगर सेंटेंस का सेंस दूसरा निकलता हो तो, बट इस सेंटेंस के लिए यहां पे क्या होगा, वैकेंट होगा। तो ये बिल्कुल थंब रूल मत समझना कि ये रूम के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे एम्प्टी ही आप नहीं करोगे और वैकेंट ही हमेशा करके आओगे। देन वी हैव द ह्यूमन और ह्यूमेन क्वालिटीज ऑफ लीडर वर एविडेंट इन हिज पॉलिसीज टुवर्ड रेफ्यूजी एंड मार्जिनलाइज्ड। ह्यूमन आप जानते हैं क्या होता है, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीपल। और ह्यूमेन होता है हैविंग और शोइंग कंपैशन फॉर अदर्स। तो यहाँ पे जो लीडर है उसकी पॉलिसीज में क्या दिखाई दे रहा है, हैविंग कंपैशन, शोइंग कंपैशन टू अदर्स। तो यहाँ पे क्लियरली ह्यूमेन वर्ड ही करेक्ट होगा इस सेंटेंस के हिसाब से। ह्यूमन नहीं होगा, द ह्यूमन क्वालिटी, नो, इट इज ह्यूमेन क्वालिटी। देन वी हैव इन हिज हेस्ट और हरी। हेस्ट और हरी दोनों का मतलब ही जल्दबाजी होता है, बट इस सेंटेंस के हिसाब से क्या सही हुआ ये आपको देखना है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी वर्ड्स चेंज होते हैं। टू कंप्लीट द टास्क, ही ओवरलुक्ड सेवरल इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन दैट अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज द आउटकम। दो वर्ड है, पहला है हेस्ट और दूसरा है हरी। हेस्ट का मतलब होता है एक्सेसिव और केयरलेस स्पीड। ध्यान रखिए, जल्दबाजी या उतावलापन में कोई काम करना, which often results in mistakes। Haste often results in mistake, speed or urgency in movement or action। Haste makes waste, ये आपने सुना होगा। और जो हरी होता है उसका मतलब होता है जल्दी करना। एक होता है जल्दबाजी करना, एक होता है जल्दी करना, टू मूव और एक्ट क्विकली बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर। तो इन दोनों में इस सेंस में जो डिफरेंस है वो नजर आता है। डोंट हरी थ्रू योर एग्जाम, आप जल्दबाजी ना करें एग्जाम में आंसर लिखते वक्त। हेस्ट जो होता है इज ऑफन अनवाइज और रेस्ट स्पीड, मतलब बहुत तेजी से कुछ काम करना। तो यहां जो सेंस निकल के आता है इस सेंटेंस का, इन हिज हेस्ट और हरी टू कंप्लीट द टास्क। तो टास्क को कंप्लीट करने के लिए हेस्ट होता है। हेस्ट होता है, हेस्ट मतलब स्पीड और अर्जेंसी इन मूवमेंट और एक्शन विच ऑफन रिजल्ट इन मिस्टेक्स। तो यहां पे क्या बताया, आगे क्या बताया गया है, ही ओवरलुक सेवरल इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज द आउटकम। आउटकम को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब कोई ना कोई गलती हुई है जिसकी वजह से जो इंटेंडेड आउटकम था वो नहीं आया।
इसलिए यहाँ पे हैस्ट यूज होगा, हरी यूज नहीं होगा. सो दिस इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस. देन वी हैव, she was fascinated by the artwork at the collage, noting the intrinsic details and the vibrant colors. अब यहाँ पे बताया गया है दो वर्ड के बारे में, एक तो कॉलेज है और एक कोलाज है. कॉलेज वो है जिसमें आप पढ़ते हैं जाके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट. और कोलाज वो है जो आप फोटोज को मिला के बनाते हैं. आपने कई बार बनाया भी होगा. कॉलेज का मतलब ईजीई जो है उसका मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग हायर एजुकेशन एंड डिग्रीज. और कोलाज का मतलब है ए पीस ऑफ आर्ट मेड बाय असेंबलिंग वेरियस मटेरियल सच एज फोटोग्राफ्स, फैब्रिक, पेपर. इन सबको मिला के एक जो आप पोस्टर जैसा बनाते हैं उसको बोलते हैं कोलाज. तो यहाँ जो राइट वर्ड होगा वो होगा कोलाज. शी वॉज फैसिनेटेड बाय द आर्ट वर्क. आर्ट वर्क किसमें है? कोलाज में. नोटिंग द इंट्रिंसिक डिजाइन एंड वाइब्रेंट कलर्स. तो उसके अंदर डिजाइन और कलर को देख के वो फैसिनेटेड हो गई. तो यहाँ पे क्या राइट वर्ड होगा? कोलाज. देन वी हैव द आर्टिस्ट और आर्टिशन. बहुत ही नुआंस्ड डिफरेंस है दोनों के अंदर. आर्टिस्ट और आर्टिशन crafted a beautiful sculpture from marble, showcasing skills and attention to details. आप पोज करके पता करने की कोशिश करो कि इन दोनों में से इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा. कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट वर्ड है, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार. आपने सुना होगा बॉलीवुड के अंदर या थिएटर के अंदर कि आर्टिस्ट हैं हम, वी आर आर्टिस्ट. ए पर्सन हु क्रिएट आर्ट्स, स्पेशली विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स. गाना बजाना, मूवी, ये सब क्या है? आर्टिस्ट है. बट जो आर्टिशन है इसका सही अर्थ होता है कारीगर, शिल्पकार. एक स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु मेक्स आइटम बाय हैंड, ऑफन ट्रेडिशनल और क्राफ्ट बेस्ड गुड्स, जो बहुत ही प्रिसिशन और टेक्निक से बनाए जाते हैं. तो यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. आर्टिस्ट इज अ पर्सन स्किल्ड इन क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट. और आर्टिशन का मतलब होता है वर्कर स्किल्ड इन क्राफ्ट ऑफन प्रोड्यूसिंग हैंडमेड गुड्स. तो मार्बल की मूर्ति हाथों से बनती है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आर्टिशन. दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू बी यूज फॉर दिस स्टेटमेंट. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द yolk of egg broke as soon as she cracked it, making it possible to separate the two. तो यहाँ पे तो क्लियरली पूछ रहा है कि जो व्हाइट पार्ट होता है ना, जो येलो पार्ट होता है एग का, उसकी स्पेलिंग क्या है. इसका सीधा सा मतलब ये है इस क्वेश्चन का. योक और योक में कोई डिफरेंस आपको जानने की जरूरत नहीं है. एग दिया हुआ है तो आपको ये पता करना है कि येलो पार्ट वाले की स्पेलिंग क्या होती है. तो YOLK, योक, इज द येलो पार्ट ऑफ द एग. और योक का मतलब होता है ए वुडन क्रॉस पीस फास्टन ओवर द नेक ऑफ एनिमल यूज फॉर प्लोइंग और पुलिंग लोड्स. तो यहाँ पे एग के ऊपर तो आप वो लोड्स नहीं रखेंगे जानवर के ऊपर जो रखते हैं. तो सीधा सीधा मतलब है यहाँ पूछ रहा है स्पेलिंग क्या होगी इसकी सही. सो द करेक्ट आंसर इज YOLK, योक. नेक्स्ट वी हैव, he wondered whither the path would lead, but his only option was to continue moving forward. यहां दो विदर हैं. पहले विदर का मतलब होता है टू व्हाट प्लेस और स्टेट. इस विदर का हिंदी अर्थ आप बोलो किधर. विदर मतलब किधर, कहां. टू विच प्लेस, किधर जाएगा ये रास्ता. और विदर का मतलब होता है टू ड्राई अप, श्रिवल ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर और वाइटलिटी. अब बताओ इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वर्ड है जो सही होगा. ही वंडर्ड द पाथ वुड लीड, ये रास्ता कहां जाएगा. तो ये वाला जो विदर है इसका मतलब होता है किधर. द पाथ वुड लीड टू विच प्लेस. सो दिस इज द राइट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट. देन वी हैव द venal action of the politician were condemned, though his venal offenses were dismissed by some as minor. यहां पे दो बार आपके सामने क्वेश्चन आता है. पहला यहां और दूसरा यहां. इन दोनों जगह में आपको चूज करना है कि राइट वर्ड क्या होगा. देखिए इनका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो इस तरह से होता है. VENAL, विनल, इज कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड और करप्टेड. मतलब जिसको रिश्वत दी जा सकती है, जिसको मतलब जो वल्नरेबल है इस काम के लिए कि जाके उसको रिश्वत दे दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसे कहेंगे वीनल. और ये है विनाइल, ए माइनर सिन और ऑफेंस दैट इज पार्डनेबल, ऐसी गलती जिसकी माफी दी जा सकती है. अब इस सेंटेंस को पढ़ो.
द venal एक्शन ऑफ पॉलिटिशियन वर कंडेम्ड। किसको कंडेम्ड किया गया? करप्टेड बिहेवियर, ब्राइब्ड बिहेवियर। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ये VENAL। दो हिज विनाइल ऑफेंसेस वर डिसमिस्ड, हालांकि उसके जो माइनर सिन थे, मतलब छोटी मोटी जो गलती थी, VENIAL। सो इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिस विनल इज करेक्ट। यहां जो माइनर सिन है, ऑफेंस है, उनको पार्डन किया जा सकता है, डिसमिस्ड बाय सम एज माइनर। इस तरह से यहां पे ये सही होगा और यहां पे ये सही होगा। देन वी हैव a beautiful veil or wheel of mist over the mountains created an eternal atmosphere। वेल का मतलब होता है वैली, often used poetically। कुछ कविताओं में जब यूज करते हैं इंग्लिश पोएम्स के अंदर, तो ये वर्ड यूज करते हैं VALE फॉर वैली। और व्हील का मतलब होता है पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस आपने सुना होगा। ए पीस ऑफ क्लॉथ और मटेरियल यूज टू कवर और कंसील समथिंग, स्पेशली द फेस। चेहरे को ढकने के लिए जो पर्दा यूज किया जाता है उसे कहते हैं व्हील। द ब्यूटीफुल व्हील ऑफ मिस्ट ओवर द माउंटेन्स। तो एक चादर बिछी हुई है मिस्ट की पहाड़ों के ऊपर। तो यहां पे कौन सा वर्ड सही होगा चादर के सेंस में? व्हील, VEIL। सो दिस इज करेक्ट। देन ड्यूरिंग हिज टेनोर और टेन्योर एज CEO, ये तो आपने यहां तक सही कर दिया होगा अभी तक। द कंपनी सो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ एंड इनोवेशन। यहां पे टेन्योर का मतलब होता है कंडीशन अंडर विच समथिंग इज हेल्ड सच एज जॉब और पोजीशन। और टेनोर का मतलब होता है जनरल कैरेक्टर और मीनिंग ऑफ समथिंग सच एज स्पीच और स्टेटमेंट। टोन एंड टेनोर, ये सुना होगा आपने। स्पीच का टोन और टेनोर क्या था? पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पेसिमिस्टिक था या ऑप्टिमिस्टिक था? इसे बोलते हैं टोन और टेनोर, TENOR। और टेन्योर होता है कितने समय के लिए आप किसी काम में हो। सो द राइट वर्ड हेयर इज टेन्योर। देन वी हैव द स्कल्पचर स्टेट्यू और स्टेट्यूट stood tall in the center of the town, symbolizing its rich history। स्टैच्यू का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन एनिमल कॉन्सेप्ट। जो मूर्तियां आप देखते हैं वो स्टैच्यू। ये आपने गेम भी खेला होगा बचपन में, स्टैच्यू। और स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई लॉ। स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। तो इस सेंस में यहां जो करेक्ट वर्ड होता है वो है स्टैच्यू। स्टैच्यू, मूर्ति। stood tall in the center of the town। Then we have the eagle began to soar across the sky, its wings cutting through the clouds with effortless grace। SOAR होता है to fly or rise high in the air। और SOR ही होता है पेनफुल और टेंडर टू द टच। तो घाव हो जाता है जिसमें दर्द होता है वो होता है सोर, कुछ कुछ जला हुआ जैसा। और SOAR है मतलब टू फ्लाई और राइज हाई इन द एयर। तो जैसे ही आप इन दोनों का मतलब जान पाएंगे, उसी क्षण आप क्या करेंगे? एट द वेरी मोमेंट यू विल डिसाइड विच वर्ड इज करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। सो दिस इज द राइट आंसर, SOAR। Then we have during his reign, the country experienced both great prosperity, political unrest, but his leadership ultimately shaped its future। ये राजा महाराजाओं के टाइम की बात है जब रीन हुआ करता था। रीन का मतलब a period during which a sovereign rules, during the reign of Elizabeth, during the reign of Akbar। और रीन का मतलब होता है REIN, स्ट्रैप और मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ए हॉर्स, यूज्ड मेटामॉर्फिकली टू मीन कंट्रोल। रीन इन योर एंगर, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, उसके लिए वर्ड यूज होता है रीन, REIN। और REIGN का मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग सोवरेन रूल्स। तो ड्यूरिंग हिज रीन तो मतलब यहाँ पे इन दोनों का अर्थ समझने के बाद आप करेक्ट कर सकते हैं कि ये आंसर यहाँ पे होगा REIGN। देन वी हैव शी हैड टू रीन इन हर इमोशन ड्यूरिंग द मीटिंग। अब इन दोनों का अर्थ आप समझ गए तो बताओ यहाँ पे क्या सही होगा? इवन दो हर फ्रस्ट्रेशंस वर एविडेंट, गुस्सा आ रहा था बट अपने इमोशन को कंट्रोल किया उसने मीटिंग के अंदर। तो इस जगह जो राइट वर्ड होगा वो होगा REIN, रीन। रीन इन हर इमोशंस इन द मीटिंग। देन वी हैव द पर्सनल personnel file contain confidential information about the employee including their performance review। पर्सनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू इंडिविजुअल प्राइवेट मैटर्स।
आप जानते हैं ना कि मेरा पर्सनल घर है, मेरी पर्सनल गाड़ी है, ऐसा बोलते हैं आप। तो वो जो पर्सनल होता है उसका मतलब होता है प्राइवेट। और ये जो पर्सोनल है इसका मतलब होता है पीपल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। आप यूज करते हैं आर्मी पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं उसके लिए यूज होता है पर्सोनल। और ये है पर्सनल। तो यहाँ पे क्या होगा, द पर्सनल पर्सोनल फाइल कंटेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो पर्सोनल है दिस इज द राइट वर्ड। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल फाइल है। देन वी हैव हर personality traits were well suited for the leadership role, but her lack of experience was a challenge. यहां पे दोनों ही वर्ड आपको एक तरह के नजर आ रहे होंगे, बट यहां POR, सॉरी PERSONALITY पर्सनैलिटी, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ ए थॉट्स फीलिंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जनरली आप यूज करते हैं पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है एन आर्काइक और रेयर फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी यूज्ड फ्रीक्वेंटली। वर्ड है इसके अंदर ये आई नहीं लगा हुआ। ये वर्ड जनरली यूज होता है जायदाद के मामले में या संपत्ति के मामले में। जो कहते हैं ना कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो अगर ये दोनों आपको समझ में आते हैं तो अब आप बताएं, हर पर्सनैलिटी ट्रेट्स वर वेल सूटेड। तो यहाँ पे ये वाली पर्सनैलिटी सूट हो रही है, तो यही वर्ड इस सेंटेंस के लिए सूट हो रहा है। सो दिस इज द राइट वर्ड। Then we have the priest urged the congregation to pray for the well-being of those suffering from natural disaster. This is very simple, as you all know. PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना, to make request और express devotion to the higher power. भगवान के सामने प्रार्थना करना। PREY का मतलब होता है animal hunted for food, to hunt or capture. The wildebeest is prey for lion. तो यहाँ prey का मतलब होता है an animal hunted for food. तो इस सेंस में यहां क्लियरली आप समझ सकते हैं कि यहां पे PRAY की बात हो रही है। सो दिस इज द राइट वर्ड। देन वी हैव हिज मोरल वैल्यूज और मोरल स्ट्रेंथ वाज पुट टू टेस्ट ड्यूरिंग क्राइसिस येट ही स्टूड फर्म इन हिज बिलीव्स। तो मोरल का मतलब होता है सही या गलत का ज्ञान होना, कंसर्न विद प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग, वैल्यूज एथिक्स। और मोरल का मतलब होता है स्पिरिट, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस ऑफ ए ग्रुप। His moral strength was put to test during the crisis. He stood firm in his beliefs. तो अब यहां बहुत ही क्लोज मामला है, आप बताओ यहां पे क्या आंसर होगा। मोरल और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि इसका मतलब ये होता है स्पिरिट, एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस। हिज मोरल वॉज पुट टू टेस्ट, मतलब उसको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, उसकी कुछ वैल्यूज हैं, उनका टेस्ट हुआ एक क्राइसिस के टाइम, बट वो अपने बिलीफ पे टिका रहा। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा मोरल। His moral strength was put to test during the crisis. Then we have they decided to marry after years being together, celebrating their union with a grand ceremony. अब इन दोनों में से एक का मतलब होता है खुशी, एक का मतलब होता है शादी, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैरी का मतलब है टू बिकम लीगली यूनाइटेड इन मैरिज, मैरिड, मैरिज, मैरी। और MERRY का मतलब है चेयरफुल और फुल ऑफ हाई स्पिरिट। तो यहां क्लियरली आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टुगेदर, कई साल साथ रहने के बाद कौन क्या करेगा, शादी। MARRY मैरी इज द राइट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। She began to lose control of the situation, but her team quickly intervened to prevent further escalation. यहां इस lose का मतलब होता है to deprive. She lost her purse, he lost his car। तो यहां पे वो वाला lose होता है to deprive of something or fail to keep it। और लूज का मतलब होता है नॉट टाइट और फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, ढीला छोड़ना, दैट इज लूज। शी बिगिन टू लूज कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो यहां पे जो राइट वर्ड होगा वो होगा LOSE। LOSE, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और फेल टू कीप इट, मतलब उस सिचुएशन का कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। टू डिप्राइव ऑफ समथिंग, फेल टू कीप इट, टू फेल टू कीप द कंट्रोल, but her team quickly intervened to prevent the further escalation. Then the lightning struck the tree with loud crack, causing a sudden burst of energy to light up the sky. ये दोनों वर्ड भी बिल्कुल पास पास हैं।
इनमें से क्या सही होगा बताओ? लाइटनिंग का मतलब तो क्लियरली होता है बिजली का कड़कना, फ्लैश ऑफ लाइट कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द स्काई। और दूसरा लाइटनिंग का मतलब होता है किसी चीज में कम कर देना, बिकम लाइटर और लेस हैवी। जैसे उसके जोक ने सिचुएशन को लाइट कर दिया, मतलब मूड लाइट हो गया। या लाइटनिंग क्रीम्स आप देखते हो जो चेहरे पे लगाते हैं, लाइटनिंग क्रीम्स, द प्रोसेस ऑफ बिकम लाइटर और लेस हैवी और टू ब्राइटन, चमका देना। तो ये जो लाइटनिंग है जिसके अंदर ई नहीं आ रखा, इसका मतलब होता है स्काई वाला, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द स्काई। तो इस सेंटेंस के हिसाब से अगर आप दोनों शब्दों में अंतर समझ पाते हैं तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा बिना ई वाला, LIGSTNING, लाइटनिंग। देन वी हैव his jealous, zealous attitude towards his colleagues' achievement was driven by his desire to suppress them. Jealous का मतलब होता है jealousy, feeling envious और resentful for others' success. दूसरा कामयाब क्यों हो गया इस बात की जलन, इस jealousy. और zeal का मतलब होता है showing passion, enthusiasm, spirit for a cause. अब इस सेंटेंस को देखो, जेड वाला जो होता है आपने ये पहले भी देखा था, जील, ZEAL, इसका जो सिनोनिम हमने देखे थे, पैशनेट, एंथुसियाज्म, स्पिरिट। और जेली जो आप कई बार बोलते हैं जलन, जेलसी, इट मीन्स द फीलिंग ऑफ एनवियस और रिसेंटफुल ऑफ अनदर सक्सेस। तो यहाँ हिज jealousy और jealous और zealous attitude towards his colleague achievement was driven by his desire to suppress them। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना suppress them, यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा ये JEALOUS, jealous। Then we have the painter's hue was so vibrant that it made the entire room feel alive, each color bringing its own energy to the canvas। जब भी आप एक पिक्चर क्लिक करते हैं अपने फोन से और उसमें कुछ आप फिल्टर लगाना चाहें या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं पिक्चर के अंदर, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ह्यू का, HUE, HUE, ये वाला ऑप्शन आता है HUE। उस पिक्चर का ह्यू कम कर देते हो आप। तो पेंटर्स ह्यू वाज सो वाइब्रेंट, मतलब कलर और शेड HUE। और ये जो ह्यू है HEW, इसका मतलब होता है टू कट और शेप समथिंग विद टूल, टिपिकली बाय चॉपिंग और स्ट्राइकिंग। The painter's hue was so vibrant that it made the entire room feel alive, each color bringing its own energy to the canvas. So the right word for this is HUE। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान भी हो कि आपने इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन किसी पिक्चर में किया है, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसकी स्पेलिंग को लेके, तो ध्यान रखें HUE होता है वो। देन द पायरेट होवार्ड Hoard of treasure was buried deep beneath the sand, guarded by ancient traps and riddles। होवार्ड का मतलब होता है जमाखोरी, द लार्ज कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफन हिडन अवे फॉर द फ्यूचर यूज। इमरजेंसी के टाइम या कोरोना के टाइम लोगों ने कुछ ऐसी एसेंशियल जो जो चीजें होती हैं आपके रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें, उनकी होवार्डिंग कर ली थी, इसके लिए सरकार ने मना किया था। और होराड का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन विद नेगेटिव कनोटेशन सच एज बीइंग अनरूली और एग्रेसिव। द पायरेट्स, द पायरेट्स होवार्ड ऑफ ट्रेजर, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, होवार्ड, मतलब उसने इकट्ठा करके छुपा रखा है, होवार्ड, होवार्ड ऑफ ट्रेजर, उसका जो सोना लूटा हुआ था उसने वो छुपा रखा है, वाज बरी डीप बीनीथ द सैंड, बहुत गहरा उसने छुपा रखा है। सो दिस इज द राइट वर्ड। देन वी हैव द पॉलिटिकल इवेजन और इन्वेजन in the neighbors country sparked an international crisis that threatened global stability। अब यहां से तो आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इवेजन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग समथिंग, स्पेशली ए ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही इवेडेड हिज ड्यूटी। इवेजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, उसे अवॉइड करना। और इन्वेजन का मतलब होता है किसी जगह में, किसी टेरिटरी में फोर्सफुली अंदर घुस जाना। आर्मी इन्वेडेड, the act of entering a place forcefully, often by an army or invading force। इस जगह यूज करते हैं इन्वेजन, द पॉलिटिकल इन्वेजन इन नेबरिंग कंट्री, यहां पे ये वर्ड होगा इन्वेजन, इज द राइट वर्ड। देन द डिटेक्टिव हैड टू इलिसिट इलिसिट information from the witness, though his method were carefully scrutinized for their legality।
इलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट और इवोक ए रेस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन, और जिसके आगे आई लगा हो तो मतलब वो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब इलेजिटिमेट है। इलिसिट, forbidden by law, rules और customs. The detective have to elicit, किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना, बार बार सवाल पूछ के कुछ उगलवाना, इसको बोलते हैं ELICIT, elicit the information. The detective had to elicit information from the witness. So this is the right word for this sentence. Then ये हमने पहले भी पढ़ा था, बट यहां एक और दूसरा वर्ड आया है। एक है द सेंसोर, सेंसर इन द चर्च वॉज फिल्ड विद इंसेंस। इंसेंस के लिए भी हमने एक वर्ड देखा था। प्रोड्यूसिंग ए फ्रेगनेंट मिस्ट दैट सराउंडेड द कॉन्ग्रीगेशन। अब ये जो सेंसर है इसका मतलब है एन ऑफिशियल हु इंस्पेक्ट और रिमूव पार्ट ऑफ बुक्स, फिल्म्स और अदर मटेरियल्स डीम्ड ऑफेंसिव। आपने बॉलीवुड में सुना होगा सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड, तो ये जो सेंसर बोर्ड है ये किसी बुक में या किसी फिल्म में कुछ ऑफेंसिव जो पार्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। ये जो सेंसर है, इट इज अ वेसल यूज फॉर बर्निंग इंसेंस, स्पेशली इन रिलीजियस सेरेमनीज। और एक और जो वर्ड हमने पहले पढ़ा था वो था CENSURE। इसका मतलब होता है कंटेम्प्ट, टू क्रिटिसाइज, सेंश्योर मोशन, जो पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लाया जाता है। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। एक है CENSOR, इसे भी सेंसर कहते हैं या सेंसोर कह सकते हैं आप। इसे कहते हैं सेंसर और इसे कहेंगे सेंश्योर। जनरली बोलने में सबको एक ही बोलते हैं, सेंसर मोशन या सेंसर बोर्ड या सेंसर। तो ऐसा कोई वेसल, ऐसा कोई अ, कोई कंटेनर या बाउल जिसके अंदर इंसेंस, जो धूप बत्ती है वो जलाई जाए। तो चर्च में क्या होगा? चर्च में ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ ऑफेंसिव मटेरियल रिमूव किया जा रहा है, यहाँ पे तो यही वर्ड सही होगा। तो दिस इज द राइट वर्ड। देन वी हैव हर करियर और कैरियर इन मेडिसिन वाज मार्क्ड। आप इतना भी पढ़ के इसको कर सकते हो कि मेडिसिन के अंदर कैरियर होगा कि करियर होगा। करियर का मतलब ए प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन परस्यूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कैरियर का मतलब है कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ए पर्सन और थिंग दैट कैरीज और ट्रांसपोर्ट समथिंग। सो यहाँ जो राइट वर्ड होगा वो होगा करियर। हर करियर इन मेडिसिन। So this is the right word. Carrier is not the right word for this sentence. Then we have council or council was summoned to address the issue with each member providing counsel on how to move forward. यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक आधा नंबर का ये है, एक आधा नंबर का ये है, दोनों जगह आपको चूज करना है। काउंसिल का आपको पता है मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एक ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू मेक डिसीजन और प्रोवाइड गाइडेंस। तो ये होता है काउंसिल। और काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस और गाइडेंस, ऑफन लीगल, टू गिव एडवाइस। जो कानूनी सलाह होती है वो होती है काउंसिल। कई बार लॉयर्स और एडवोकेट्स के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, ही इज माई काउंसिल, हु इज योर काउंसिल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अब इन दोनों का अर्थ जानने के बाद आप सेंटेंस को पढ़ें। द काउंसिल वॉज समन्ड। तो यहाँ पे किसी की एडवाइस को समन नहीं किया गया, यहाँ पे काउंसिल जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको समन किया गया, बुलाया गया। तो यहाँ पे ये सही होगा। विद ईच मेंबर प्रोवाइडिंग काउंसिल, हर मेंबर अपनी तरफ से कुछ गाइड करेगा या एडवाइस देगा ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे दूसरा वाला COUNSEL ठीक होगा। So this is the right word for this part of the sentence. Then we have the secession cession of territory to the neighboring state was a controversial decision that sparked public outrage. सेशन आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन होता है, मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग फॉर पर्टिकुलर पर्पस। और सिसेशन का मतलब होता है फॉर्मल गिविंग अप राइट टेरिटरी ऑफ पावर, मतलब अपने देश का कुछ हिस्सा किसी दूसरे टेरिटरी को, दूसरे जुरिस्डिक्शन को दे देना का मतलब होता है सिसेशन। द सिसेशन और सेशन, तो यहाँ पे टेरिटरी के साथ में कौन सा वर्ड आएगा? सिसेशन। सो दिस इज द राइट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। देन वी हैव शी हैड aid who helped her prepare for being presentation, ensuring everything was in place before the meeting. Council of Minister is Council of Minister headed by the PM is to aid and advise the president. ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, aid and advice। इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, असिस्टेंस देना, often in form of help or resource।
और अगर इसके आगे ई लगा हो, AIDE, तो इसका मतलब है पर्सन हु असिस्ट। तो ये तो हुआ सपोर्ट, और ये जो पर्सन सपोर्ट कर रहा है वो ऑफन इन प्रोफेशनल और ऑफिशियल कैपेसिटी। तो यहाँ पे शी हैड एन एड और एड हु हेल्प, जिसने उसकी मदद की, तो कोई पर्सन होगा यहाँ पे, तो आंसर होगा AIDE, एड। Then we have the affluence or effluence of wealthy district was evident in the grand homes and expensive car lining the streets। जो वहां उस टाउन के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गलियों में गाड़ियां और बड़े बड़े घर हैं, उससे वहां के लोगों की जो रईसी है वो दिख रही है। तो यहाँ पे एफुलेंस होगा या इफ्लुएंस होगा? एफुलेंस का मतलब होता है अबंडेंस ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेस। और इफ्लुएंस का मतलब आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा होगा, फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग सच एज वाटर और पोल्यूशन, वेस्ट और पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज अपना एफुलेंट छोड़ती हैं नदियों में, वो है एफुलेंस। तो यहाँ पे वेल्दी जो डिस्ट्रिक्ट है उनका क्या दिखाई देता है? एफुलेंस। एफुलेंस मतलब abundance of wealth, so this is correct। Then we have teacher tried to abate the students fear by offering encouragement or guidance। देखिए, abate का मतलब होता है to reduce in degree, intensity और amount। और abet, ये आपने सुना होगा, abatement of a crime, मतलब किसी का साथ दिया उसने क्राइम करने में, किसी को उकसाया कि तुम करो ऐसा, मर्डर कर दो तुम। to assist or encourage someone to commit a crime or wrongdoing। टीचर असिस्ट करेगा क्या स्टूडेंट को कि हाँ डरो और डरो? वो तो रिड्यूस करेगा उसे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, एनकरेज करेगा। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड होगा वो होगा एबिट। देन वी हैव इट इज इंपॉर्टेंट टू एडवाइस clients on the best strategies to enhance their business performance based on thorough research and analysis। मतलब क्या तरीका होना चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने का, इस बात की एडवाइस क्लाइंट्स को देना। इट इज इंपॉर्टेंट टू एडवाइस क्लाइंट्स कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाएं, इसके लिए रिसर्च और एनालिसिस। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, किसी को सलाह देनी है। तो यहाँ बहुत ही क्लोज मामला है कि इन दोनों में से सही क्या होगा। इन दोनों में से सही पता करने का यहाँ बेस्ट तरीका है कि ये पता करो कि इनमें से नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। ADVISE इज अ वर्ब टू ऑफर रिकमेंडेशन और काउंसिल। मतलब सलाह देना इज ADVISE। ये काम हुआ है, कोई किसी ने किसी को सलाह दी है। और जो सलाह होती है अपने आप में, जो सलाह है, जैसे डू नॉट स्मोक, ये एक सलाह है, दीवार पे लिखी हुई है। पर जब डॉक्टर ने अपने पेशेंट को बोला कि डू नॉट स्मोक, तो मतलब ये क्रिया हुई है, वर्ब हुई है, कोई काम हुआ है कि डॉक्टर ने सलाह दी है। और ये नाउन क्या होता है? ADVICE, गाइडेंस और रिकमेंडेशन कंसर्निंग डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन। सो दिस इज नाउन, ये संज्ञा है। और एडवाइस ये कब बन जाती है? जब ये दी जाती है किसी को। when when this is given to someone कि आप ये काम करो या आप काम ना करो। तो यहां पे क्या हो रहा है? सेंटेंस को पढ़ो। इट इज इंपॉर्टेंट टू एडवाइस क्लाइंट्स, क्लाइंट को एक सलाह देनी है। तो यहां पे नाउन की बात हो रही है कि वर्ब की बात हो रही है? क्लियरली यहाँ पे नाउन सॉरी वर्ब की बात हो रही है। तो वर्ब की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ADVISE, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को एडवाइस दी जा रही है, टू ऑफर रिकमेंडेशन और काउंसिल। ठीक है, so this is correct word. ADVISE, advice. The verb is the right word for this particular sentence. This suits the sense of this sentence. Then we have the manager was adept at solving complex problems quickly। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इस adept का मतलब होता है highly skilled और proficient। और इस अडेप्ट का मतलब होता है एडेप्टेशन, अपने आप को ढाल लेना, टू एडजस्ट, मॉडिफाई, फिट इन न्यू कंडीशन एंड पर्पसेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर क्या होगा? मैनेजर, मैनेजर क्या है? एडेप्ट है, हाईली स्किल्ड है। सो दिस इज करेक्ट। और लास्ट में आपके लिए है द करियर और कैरियर he had chosen was long and demanding, but he remained committed to his career in law enforcement। तो इस जगह क्या वर्ड सही होगा? करियर का मतलब होता है प्रोफेशन, लाइफ, ऑक्यूपेशन। और कैरियर का मतलब होता है पर्सन, थिंग, ट्रांसपोर्ट, समथिंग और पर्सन। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करियर। द करियर ही हैड चोजन, जो
करियर उसने चूज किया वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और लंबा है, बट ही रिमेन कमिटेड। कमिटेड रहा किसके लिए? अपने जो करियर है लॉ एनफोर्समेंट में, लॉ एनफोर्समेंट है उसके लिए। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड many words which are often confused and misused। क्लास 1 और 2 दोनों ही क्लासेस को आप देख लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहां से भी एक बार अपने आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना पूरी क्लासेस करने के बाद, और प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इसके अलावा भी हमने सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वहां भी बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, उनके मतलब समझे हैं, मीनिंग देखे हैं, यूसेज क्या हो सकता है वो हमने देखा है। तो होलिस्टिकली इन सारी क्लासेस को मिला के आप आराम से इस सेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। सो आप रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।